हेलो फ्रेंड्स। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था हिंदी में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा अपभ्रंश। उससे पहले हम हिंदी भाषा के विकास के क्रम को एक बार देखना चाहेंगे, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपभ्रंश की। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम वैसे सभी जानते होंगे आप। वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद आएगा पाली, बुद्ध और प्राकृत, महावीर, अपभ्रंश। बहुत ही सिंपल है वैसे विकास का क्रम। उसके बाद अवहट्ट, फिर प्राचीन हिंदी, उसके बाद आएगा मध्यकालीन हिंदी, और लास्ट टॉपिक है आधुनिक हिंदी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है हमारा हिंदी भाषा के विशाल विकास का क्रम। यदि हम विकास के क्रम में देखना चाहें, सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक संस्कृत को, उसके बाद लौकिक संस्कृत को, उसके बाद पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ठीक है, और उसके बाद आधुनिक हिंदी जो अब तक चल रही है। तो हम बात करेंगे अपभ्रंश की। क्योंकि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत तक तो हम कुछ ज्यादा इनका बड़ा इतिहास नहीं है। अपभ्रंश से लेकर हिंदी भाषा का इतिहास शुरू होता है। तो हम शुरुआत करेंगे अपभ्रंश की। तो अपभ्रंश का विकास पांच सौ से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक हुआ। ठीक है, अपभ्रंश का विकास 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक हुआ। ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी तक हुआ है ना, ये ईस्वी में आ जाती है। उसके बाद इसमें साहित्य के देखते हैं। अपभ्रंश में साहित्य का विकास लगभग 800 से 1300 तक ही, लगभग 800 से 1300 ईस्वी तक हुआ। हम देखते हैं कि अपभ्रंश का विकास 500 से 1000 ईस्वी तक हुआ, और उसके बाद अपभ्रंश में साहित्य का विकास 800 से 1300 ईस्वी तक हुआ है। यही लगभग 500 साल। और हम हिंदी भाषा के विकास का आरंभ भी अपभ्रंश से ही मानते हैं। वैसे तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। अपभ्रंश का यदि शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो अर्थ निकलता है पतन या नष्ट हो जाना। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ निकालते हैं हम तो पतन या नष्ट हो जाना निकलता है। लेकिन यह साहित्य से अभिप्राय प्राकृत से विकसित विशेष भाषा अपभ्रंश से है। लेकिन साहित्य में
प्राकृत से विकसित विशेष भाषा से। ठीक है, कुछ प्रमुख अपभ्रंश से जुड़े रचनाकार। स्वयंभू, रचना है पौंचरित। कुछ ही रचनाकारों को बताऊंगा मैं यहाँ पर, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। पौंचरित, इसका अर्थ है राम काव्य। चरित मतलब काव्य और पौम मतलब राम को कहा गया है। धनपाल को देख लीजिए आप, इसका काव्य है भविष्यत कहा। ठीक है, और अपभ्रंश का पहला काव्य देखना पड़ेगा मुझे। पहला प्रबंध काव्य पुष्पदंत, इसे हम महापुराण भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते जाते हैं सरहपा, कण्हपा, चार्यापाद, दोहा कोशी आदि को। ठीक है, उसके बाद हम देखते जाते हैं प्रमुख रचना प्रकार। स्वयंभू को देख लीजिए, पौंचरित, राम काव्य, धनपाल का देख लीजिए आप, भविष्यत का। उसके बाद पहला हम काव्य देखते हैं प्रबंध काव्य, पुष्पदंत के महापुराण। उसके बाद सरहपा, कण्हपाद, चर्यापाद, दोहा कोशी, जिसे हम काव्य को आगे देखते ही जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शौरसेनी से विकसित कुछ आधुनिक आर्य भाषाएं। सबसे पहले 1 नंबर डालकर हम लिख लेते हैं शौरसेनी। इसमें राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, तीनों ही शौरसेनी से निकले। उसके बाद हम देखेंगे अर्धमागधी, बिहार वाला क्षेत्र देख लेंगे हम अर्धमागधी से। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। अर्धमागधी में हम देखेंगे पूर्वी हिंदी, ठीक है, और यहां आ जाता है बिहारी। इसके बाद देखेंगे हम मागधी, इसमें आ जाता है हमारा बिहारी, उड़िया और बांग्ला। थोड़ी सी लोकेशन यहाँ पर आगे पीछे हो रही है, बांग्ला, बिहारी, उड़िया, क्योंकि बिहारी उड़िया का क्षेत्र यहाँ है और यहाँ बता रहा हूँ, मतलब बता नहीं रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ नाम। थोड़ी बहुत लोकेशन आगे पीछे होगी, जगह कम है अपने पास। तो शौरसेनी हो गई, अर्धमागधी हो गई, मागधी हो गई,
खस गारो खासी जयंतिया का क्षेत्र है, बस इसमें पहाड़ी भाषा आ जाएगी। उसके बाद 5वें नंबर पे आ रही है हमारी ब्रांचड़। इसमें हम सिंधी और पंजाबी को ले लेते हैं। ये ब्रांचड़ में हम देखते हैं सिंधी और पंजाबी आ जाती है। उसके बाद एक छठा लास्ट क्षेत्र बचा है जो लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, महाराष्ट्री। एक ही प्रमुख भाषा है, बाला साहब ठाकरे जैसे हस्ती वहां हुई है जिन्होंने कुछ हद तक उसको बढ़ावा भी दिया है, तो वो है मराठी, महाराष्ट्र की मराठी। तो एक बार हम इस मैप के अंदर भाषाओं को देख लेते हैं। अपभ्रंश से विकसित भाषाएं पहले नंबर पर आती है शोरसेनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। उसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर पर अर्धमागधी जो मगध की भाषा है, तो पूर्वी हिंदी इसमें आती है। यह भी शोरसेनी से प्रभावित रहती है। ये चीजें मैंने यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन ये भी शोरसेनी से प्रभावित रहती है। तीसरे नंबर पर हम मगध की देखेंगे तो बिहारी, उड़िया, बांग्ला या मगधी भाषा आएगी। कुछ हद तक इसमें भी शोरसेनी का प्रभाव हम देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे खस जो कि एक पहाड़ी भाषा है, गारो खासी जयंतिया हमारे त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल के क्षेत्र में हम ये देखने को मिलती है। 5वें नंबर पर हम देखेंगे ब्रांचड़ जो सिंधी और पंजाबी, शोरसेनी का प्रभाव इन दोनों में भी हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद छठी भाषा आ जाती है हमारी महाराष्ट्र की मराठी भाषा जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट भाषा है। ठीक है, तो आज हमारा अपभ्रंश का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम अवहट्ट को देखेंगे। आज के लिए काफी है।